करते हैं आज के लिए। आज राजस्थान टेट यानी कि आर टेट या फिर रीट के लिए साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बगैर टाइम गंवाए, यानी कि खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। यानी कि कौन सी एज तक बच्चे की जो है कि देखने की और सुनने की जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए है 3 अथवा 4 वर्ष यानी 3-4 वर्ष, या फिर 6 से 7 वर्ष में, या फिर इनमें से कोई नहीं। और चौथा ऑप्शन है आपका 8 या 9 वर्ष में। तो राइट आंसर है 8 या 9 वर्ष में। 8 और 9 वर्ष की उम्र में बच्चे की देखने की और सुनने की जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि बच्चों में घूमने की और नई नई चीज़ों के बारे में जानने की, यानी कि एक तरीके से नई चीज़ों की खोज करने की जो बच्चों में होती है वो प्रवृत्ति बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन ये एक अवस्था ऐसी है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो अवस्था कौन सी है? शैशव अवस्था, बी और सी ऑप्शन है आपका, ये उल्टा सीधा हुआ है यहाँ पे। बी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रौढ़ावस्था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी या फिर सी की जगह पे जो भी लिखा हुआ है उत्तर बाल्य अवस्था। यानी कि ये जो एज होती है ये आपकी होती है ये आपकी 9 साल से स्टार्ट होती है उत्तर बाल्य अवस्था। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे की घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बच्चा अधिक से अधिक घूमना चाहता है और बच्चा अधिक से अधिक चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, यानी कि वो खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बच्चे की बढ़ जाती है उत्तर बाल्य अवस्था में। तीसरा क्वेश्चन आपका, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है इसको अधिगम अंतरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका और दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान टेट में। नाम पूछ लेते हैं कि भाई इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। एक एक सिद्धांत के कई नाम है, तो इन पे भी थोड़ा मेन जो नाम है वो थोड़ा ध्यान रखना है, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। यानी कि जो अधिगम अंतरण का सिद्धांत है वही अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है। ऑप्शन है असमानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है, इसमें थॉर्नडाइक के अनुसार 2 समान क्रिया साथ साथ चलती हैं, और जो समान क्रिया जो साथ साथ चलती हैं वो एक दूसरे के सीखने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। यानी अनुरूप यानी एक दूसरे के अनुरूप क्रियाएँ होती हैं, एक दूसरे के समान क्रियाएँ होती हैं, या फिर समान तत्वों का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, जिस तरीके से एक संस्कृत भाषा हम सीखते हैं और यदि वो हिंदी के सीखने में क्या करती है, हिंदी भी साथ साथ सीखते हैं, तो एक दूसरे की क्या करते हैं वो सीखने में आसानी होती है। तो यही अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, प्रत्यागमन, भिन्नता, अभिप्रेरणा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिप्रेरणा जो है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अभिप्रेरणा क्या है? ये अभिप्रेरणा एक भावनात्मक एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? भावनात्मक प्रक्रिया है। और ये जो है कि अभिप्रेरणा बच्चों में जन्म के बाद भी, यानी कि बाहर से भी एक्सटर्नल भी प्राप्त की जाती है बच्चों के द्वारा, और बाहर से उन्हें दी जाती है। जबकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है, यानी समानता, भिन्नता, एक ही समान बच्चों में समानता होती है, माता पिता में समानता होती है, भिन्नता भी होती है थोड़ी, तो ये सारी चीज़ें जो है ये वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती हैं। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू, यानी कि जो चिंतन करना यानी सोचना जो है वो कौन से पहलू के अंतर्गत आता है? यानी कि 3 तरीके के पहलू हैं मानसिक क्रिया के, कौन से? ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। तो इनमें से जो मानसिक क्रिया के जो 3 पहलू हैं इनमें से चिंतन किसके अंदर आएगा? तो चिंतन जो है भावनात्मक पहलू के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 6, संकेत अधिगम निम्न में से किसके अंतर्गत सीखा जाता है? संकेत अधिगम यानी कि संकेत अधिगम यानी कि इस एक तरीके से इशारों में समझना है। संकेत का मतलब होता है इशारों से, यानी एक क्लू दे दिया जाता है और उसी के माध्यम से बच्चा समझता है। तो इसमें देखते हैं, पहला पारंपरिक अनुकूलन, दूसरा मनोविज्ञान, तीसरा वातावरण और ऑप्शन नंबर डी है मनोदय। तो राइट आंसर आपका पारंपरिक अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन एक प्रक्रिया है। अनुकूलन क्या है? एक प्रक्रिया है एक सीखने की। और पारंपरिक क्या है? यानी पहले से बच्चे ने जो सीखा हुआ है उसी के आधार पर वो प्रक्रिया द्वारा आगे सीखना, ये पारंपरिक अनुकूलन है। यानी पहले जो सीखा हुआ उसी के साथ सीखे हुए को जोड़ना। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है?
यानी कि जिसको अर्जित किया जा सकता है। भूख है, भूख क्या है, ये तो जब अपने आप ही लगेगी अपने टाइम पे। पुरस्कार है, पुरस्कार भी अर्जित प्रेरक में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अर्जित प्रेरक में इसको नहीं माना गया है पुरस्कार को, क्योंकि बच्चे बहुत से प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन फिर भी प्राप्त करने में कठिनाई होती है पुरस्कार को। ऐसे ही विश्राम है, विश्राम को भी अर्जित प्रेरक नहीं माना गया, क्योंकि जब शरीर थकेगा तो ऑटोमेटिक ही वो क्या है, विश्राम यानी आराम के लिए हमारा जो है कि अपने आप ही मन करेगा। तो रुचि क्या है, रुचि अपने अर्जित प्रेरक है, क्योंकि रुचि अपने कंट्रोल में है। हम किसी भी चीज़ में रुचि ले सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ में हम रुचि दिखा सकते हैं। तो ये रुचि जो है अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आएगा, और रुचि एक अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा किसके द्वारा वर्णित होती है? ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, दोनों ए और बी के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी में से किसी के भी द्वारा नहीं। तो अभिप्रेरणा जो है, यानी अभिप्रेरणा मोटिवेशन, ये किसी भी काम कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करना। यहाँ पे मोस्टली अभिप्रेरणा शब्द है बच्चों के अधिगम को में अभिप्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी भावनात्मक जागृति द्वारा जुड़ा हुआ है। अभिप्रेरणा भी भावनात्मक जागृति द्वारा जुड़ा हुआ है, जबकि एक क्वेश्चन हो रहा है तब पीछे, यानी कि भावनात्मक द्वारा और कौन सी चीज़, यानी कि चिंतन भी भावनात्मक, ये यहाँ पे चिंतन भी क्या है, चिंतन भी भावनात्मक मानसिक क्रिया द्वारा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है आपका, ये 8वां क्वेश्चन, यानी अभिप्रेरणा भी क्या है, भावनात्मक जागृति द्वारा वर्णित की जाती है। अगला है 9वां क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो बुद्धिलब्धि का जो संप्रत्यय, यहाँ पे ये देखना कि संप्रत्यय किसने विकसित किया, तो इसका जो संप्रत्यय विकसित किया था वो टर्मन ने द्वारा किया था बुद्धिलब्धि का। अगला लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति के शरीर को देखते हैं, यानी एक दुबला पतला व्यक्ति है तो वो ऐसा होगा, एक मोटा है तो छोटा है तो ऐसा होगा, उसके आंतरिक गुणों के बारे में बताया जाता है बाहर से व्यक्ति को देख करके। तो इस तरीके का जो व्यक्तित्व होता है उसको कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? गहन दृष्टिकोण की श्रेणी में, सतही दृष्टिकोण की श्रेणी में, मानकीय दृष्टिकोण की श्रेणी में, या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण की श्रेणी में? यहाँ पे देखने से पता चला, यानी गहन दृष्टिकोण में तो बारीकी सी चीज़ों को देखा जाता है, जबकि हम बाहर से अगर किसी व्यक्ति को देख के और उसके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे तो इसमें गहन दृष्टिकोण नहीं है आ रहा कहीं पर भी। सतही दृष्टिकोण ये बिल्कुल ठीक है, सतही दृष्टिकोण या फिर प्राथमिक दृष्टिकोण या फिर बाहरी दृष्टिकोण, ये एक ही चीज़ है। यानी कि प्राथमिक का मतलब, सतही दृष्टिकोण का मतलब है यानी कि एक नज़र में देखकर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना। उसमें गहनता या मानकीय या प्रेक्षणात्मक ये चीज़ें नहीं होती, उसको हम एक नॉर्मल तरीके से आंक सकते हैं, उसको गहन तरीके से नहीं आंक सकते। तो ये ही सतही दृष्टिकोण है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन रीड के लिए